चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अनमोल ज़िंदगी उपन्यास का भाग 3। 1 महीना बीत जाता है। आशा शादी होकर दिनेश के साथ सेठ के दिए हुए किराए के घर में रह रही होती है। आशा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपने आप को अब यही मेरी किस्मत है यह समझाकर किसी तरह से रहने लगती है। लेकिन गांव में उसे कोई भी पसंद नहीं करता, उसके बारे में कोई भी अच्छा नहीं कहता। जहाँ चाहे वहाँ सिर्फ आशा की ही निंदा शिकायतें होती रहती हैं। उसकी माँ कभी कभी उससे मिलने के लिए आ जाती है, लेकिन उसके बाबूजी को ऐसी बदनामी बर्दाश्त नहीं होती। उनकी हालत बहुत बिगड़ जाती है। वो सिर्फ अपनी आंखें खोलकर देख पाते हैं, बाकी बात उनका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता। वो हमेशा एक कुर्सी या खटिए पर आशा की माँ के सहारे के बाद सो बैठकर आते जाते लोगों को देखते और सुनते रहते हैं। आशा की माँ के पास पैसे भी नहीं थे कि वो उनका इलाज करा पाए, लेकिन वो ये बातें आशा को कभी नहीं बताती, क्योंकि उन्हें लगता है कि आशा को यह बात सुनकर और दुख पहुँचेगा और वो बहुत दुखी हो जाएगी। फिर एक दिन आशा अपने कमरे के बाहर बरामदे में बैठी हुई रहती है तो उसे आंगन के उस पार दूर से उसका भाई दीपक गांव के कुछ आवारा बच्चों के साथ खेलता हुआ दिखाई पड़ता है। दोपहर का समय होता है। आशा सोच में पड़ जाती है कि अभी तो उसके भाई को अपने स्कूल में होना चाहिए, तो वो वहाँ उन लड़कों के साथ क्यों है। उसके बाद अगले दिन ही उसकी माँ उससे मिलने आती है। आशा अपनी माँ से दीपक के बारे में पूछती है। उसकी माँ उसे बताते हुए कहती है, मैं अब तुम्हारे भाई को पढ़ा नहीं पाती हूँ। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है। वह अब मोहल्ले में ही इधर उधर घूमता रहता है और जहाँ कहीं उसे कोई काम समझ में आता उसे करके अपना खर्चा निकालता है, क्योंकि मैं दिन भर खेत में काम करके जो पैसे कमाती हूँ उन पैसों से तुम्हारे बाबूजी की दवाइयाँ और एक दिन का राशन ही खरीद पाती हूँ। दरअसल तुम्हारे साथ हुए घटना के बाद तुम्हारे बाबूजी बहुत बीमार पड़ गए हैं। हालांकि दीपक सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था, लेकिन स्कूल में सारे बच्चे तुम्हें लेकर उसे उल्टे सीधे बातें सुनाते और चिढ़ाते रहते। इस वजह से दीपक ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। वो अब अपनी मनमर्जी करता है और बिल्कुल भी नहीं सुनता। यह बातें कहने के बाद वो आशा से कहती है, तुम अब ज़्यादा परेशान मत होना बेटी, अपने आप को मजबूत रखना। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन तुम भगवान पर भरोसा रखना। एक दिन सब कुछ अच्छा भी होगा। इतना कहकर आशा की माँ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इस 1 महीने में ही आशा की ज़िंदगी में उथल पुथल मच जाता है। सब कुछ बिखर जाता है। अपने भाई को लेकर वो और ज़्यादा सोचने लगती है। उस दिन रात में आशा खाना बनाकर बिस्तर लगा रही होती है। उसका पति घर आता है। आशा अपने पति दिनेश को खाना परोसकर देती है, फिर वो वहीं बगल में बैठ जाती है। इस 1 महीने में दोनों साथ तो रहते थे, लेकिन आशा डर से कभी भी दिनेश से बातें नहीं करती और ना ही कुछ कहती है। दिनेश जैसा कहता, जैसा बोलता और जो चाहता आशा वही करती थी। लेकिन उस वक्त आशा दिनेश को खाना खाते हुए बहुत मासूमियत से टुकुर टुकुर देख रही होती है। दिनेश जानता है कि आशा उससे बहुत डरती है और उसके सामने कुछ बोल भी नहीं पाती। दिनेश उसे अपनी तरफ बहुत देर से देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? आशा डरते डरते कहती है, मेरे भाई दीपक ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। आशा की बात सुनकर दिनेश बहुत क्रूरता से उससे कहता है, तो मैं क्या करूं? आशा दिनेश की बात सुनकर आगे कुछ भी नहीं कह पाती। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दिनेश सेठ के कहने पर दीपक का नाम अच्छे स्कूल में लिखवा देता है और एक्स्ट्रा फीस भी भर देता है। दोपहर में ये सारी बातें कृष्णा की दीदी आकर आशा को बताती है। दरअसल ये खबर उसे उसी स्कूल की एक टीचर से पता चलता है जहां दिनेश ने दीपक को डाला था। सब कुछ बताने के बाद वह टीचर दीदी आशा को कहती है कि अब तुम्हारा भाई अच्छे से आगे की पढ़ाई कर सकता है और लगता है कि दिनेश को अपनी गलतियों का एहसास अब हो रहा है, इसलिए उसने दीपक के लिए इतना सोचा। आशा यह सारी बात सुनकर दिनेश से मन ही मन बहुत खुश होती है।
फिर दोनों में बातें होती है कि शायद अब दिनेश अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। आशा यह सोचते ही अच्छा महसूस करती है। दिनेश को अच्छा मानने की कोशिश करती है। आशा रात में दरवाजे पर बैठकर दिनेश की राह देखती है। 11 बज जाते हैं लेकिन दिनेश घर नहीं आता। आशा बहुत परेशान होने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोचती है कि अगर वो दरवाज़ा बंद करके सो जाती है तो दिनेश बहुत गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वह अंदर से दरवाज़ा लगाकर वहीं पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद दिनेश दरवाज़ा खटखटाता है। आशा की बैठे बैठे ही आंख लग चुकी थी, इसलिए वो एक बार में दरवाजे की ठकठकाहट नहीं सुनती। फिर दिनेश उसे आवाज़ देता है। आशा हड़बड़ा कर उठते ही दरवाज़ा खोलती है। दिनेश दरवाजे पर ही आशा से एक गिलास पानी मांगता है। आशा पानी लेकर आती है तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। वह पानी कमरे में लाती है। बत्ती बुझा हुआ रहता है। चांदनी रात के कारण सब कुछ पता चलता है। खिड़की खुली थी। आशा को बिस्तर में कोई सोया हुआ दिखाई देता है। वह उसे दिनेश समझकर पानी देने के लिए उठाती है। नज़दीक जाने के बाद उसे लगता है यह दिनेश नहीं है, ये कोई और ही है। फिर आशा समझ जाती है कि बिस्तर पर सेठ ही है। वो तुरंत भागते हुए कमरे के बाहर आती है तो दिनेश लैंप जलाते हुए उससे कहता है, क्या हुआ, चुपचाप कमरे में जाओ। उसके बाद सेठ पीछे से आकर आशा के हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। फिर सेठ और दिनेश दोनों ही आशा को धमकाते हुए बोलते हैं, तुम क्या समझी कि बस ऐसे ही हम तुम्हारा उपकार करते फिरेंगे। ये तो हम फंस न जाए इसलिए तुमसे शादी रचाकर तुम्हें रख रहे हैं और तुम्हारी जैसी दूसरी कोई मिलती भी नहीं। तुम यहाँ पर हम दोनों के लिए हो, इसलिए हम जैसा कहे वैसा करती जाओ। चुपचाप अपना मुंह बंद करके रहो, नहीं तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक के बाद एक बातें सुनाकर वे आशा को पूरी तरह से डरा धमकाकर अपनी मनमर्जी करते हैं। दिनेश बाहर से दरवाजे को बंद करके ही दरवाजे के पास खटिया लगाकर सो जाता है। अंदर सेठ फिर से आशा के साथ जबरदस्ती करता है। सेठ जाने से पहले आशा से कहता है, अगर मैं जैसा कहूँगा वो करती रहोगी तो तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की पूरी जिम्मेवारी मैं संभाल लूँगा। इसी तरह वे दोनों हमेशा मिलकर आशा का शोषण करते रहते हैं और ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं। आशा की पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, हंसना बोलना और सपने सजाना सब कुछ बंद हो जाता है। वो अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म समझने लगती है। उसका सिर्फ शरीर जिंदा होता है, अंदर से वो खुद को मरा हुआ महसूस करती है, लेकिन फिर भी अपने अंदर किसी कोने में भगवान से थोड़ी उम्मीद रखती है। उसे लगता है कि शायद कुछ तो अच्छा होगा मेरे साथ, मेरा दिन बदलेगा, मैं भी सही ढंग से और अपनी खुशी से अपने परिवार के साथ रहूंगी। इसी उम्मीद में उसका हर दिन बीतता है। फिर एक दिन आशा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। दिनेश उसे दवा भी लाकर नहीं देता। रात होते ही उसे बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और वह अपने बिस्तर में पड़ी रहती है। तभी सेठ वहाँ उसके पास आता है। उसकी ऐसी हालत में भी सेठ उसे नहीं छोड़ता और उसके साथ ज़बरदस्ती करके चला जाता है। आशा तेज़ बुखार में ही तड़पती हुई रोते रोते सो जाती है। इधर सेठ अपने घर आता है। सेठ की पत्नी को पहले से ही सेठ के नीयत के बारे में पता था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति कैसा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती, ना करती, क्योंकि शुरू से वो सब कुछ देखती आ रही थी। सेठ की यहाँ वहाँ मुंह मारने की पुरानी आदत होती है और उन्हें जीवन भर रहना भी उसी आदमी के साथ था। लेकिन आशा के पास से आने के बाद सेठ नशे में था और उसके मुंह से आशा की बात निकलती है। वह अपनी पत्नी से कहता है, आशा को बहुत तेज़ बुखार है, सुबह तक वो बचेगी या नहीं पता नहीं, तुम उसके लिए कुछ करो, नहीं तो मैं कैसे उसके बिना रह पाऊँगा। इतनी बात बोलते ही सेठ बिस्तर में लुढ़क जाता है।
सेठ की पत्नी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत ही दिनेश को बुलाकर आशा के बारे में पूछती है। दिनेश उनके पास चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहता है और कुछ आशा के बारे में कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद सेठ की पत्नी दिनेश के साथ अपने बंगले के पीछे वाले पुराने मकान में आशा के पास आती है। आशा का बुखार सर पर चढ़ा रहता है, वो बेहोश रहती है। उसकी ऐसी हालत देखने के बावजूद भी दिनेश बाहर कमरे में आराम से सो जाता है। सेठ की पत्नी पहले तो बहुत गुस्से में थी, लेकिन आशा की हालत देखकर उसे ठीक नहीं लगता। वो तुरंत गाड़ी मंगवा कर आशा को लेकर अस्पताल चली आती है। रात भर बीतता है। सुबह होते ही डॉक्टर आशा का चेकअप करने के बाद बाहर आते हैं। सेठ की बीवी डॉक्टर से आशा के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताते हैं अगर और थोड़ी देर होती तो शायद वह नहीं बच पाती, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है और वो गर्भवती भी है। उसका अच्छे से ख्याल रखना ज़रूरी है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सेठ की बीवी बहुत घबरा जाती है। दिनेश और सेठ को यह बात मालूम पड़ता है। सेठ अपनी पत्नी को गालियाँ देने लगता है। अस्पताल के एक कमरे में ले जाकर वो अपनी पत्नी को डांटते दबाते हुए कहता है, तुम उसे अस्पताल लेकर क्यों आई? मरती तो मर जाती, दिनेश को क्यों नहीं भेज दिया? यह सुनाकर सेठ अस्पताल से घर चला जाता है। दिनेश को जैसे ही आशा के प्रेगनेंसी वाली बात पता चलती है, वह अपना बैग भरता है और सुबह ही गांव छोड़कर भाग जाता है। दिनेश का कोई अता पता नहीं रहता। सेठ डॉक्टर से फ़ोन में ही बात करके बच्चा गिराने के लिए कहता है। डॉक्टर सेठ की पत्नी को सारी बात बताकर समझाते हुए कहते हैं, आशा की तबीयत बहुत ख़राब है और बच्चा भी 4 महीने का है। ऐसे में हम आशा की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। सेठ की पत्नी बच्चे का DNA जांच कराकर पता लगवाती है तो वह उसी के पति का होता है। वह आशा की स्थिति देखते हुए बहुत अफसोस करती है। फिर डॉक्टर को बहुत से पैसे देते हुए उनका मुंह बंद करवा देती है और डॉक्टर से आशा को किसी आश्रम में भिजवाने के लिए कहकर वापस अपने घर आकर अपने पति से आशा को मरा हुआ बताती है और कहती है कि मैंने उसकी लाश को डॉक्टर को पैसे देकर दफनाने के लिए कह दिया। अगले दिन सेठ पूरे गांव में यह बात फैला देता है कि आशा और दिनेश बाहर देश कमाने रहने के लिए चले गए हैं। आशा की माँ को शक होता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती। वह हर वक्त सेठ के पास जाकर दिनेश के पास फ़ोन लगवाकर बात करवाने के लिए गिड़गिड़ाया करती है। जब जब उसे आशा की याद सताती तब तब वो बार बार सेठ के पैरों में गिड़गिड़ाती, लेकिन सेठ हर बार नए नए बहाने बनाकर उसकी बात टालता रहता है। धन्यवाद दोस्तों। अब आगे की कहानी आपको भाग 4 में मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अगले भाग में।